शुभ अपराह्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं के विद्यार्थी। आपकी जो हिंदी किताब की जो दूसरी कविता है, हम दीवानों की हस्ती, आज हम उस कविता के बारे में थोड़ा बहुत आलोचना करेंगे। हालांकि हम पंक्तियों पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन कविता के जो कवि हैं भगवती चरण वर्मा, और कविता का जो शीर्षक है दीवानों की हस्ती, आज कवि परिचय एवं कविता का जो शीर्षक है दीवानों की हस्ती, उस शीर्षक की सार्थकता पर आज हम थोड़ी बहुत आलोचना करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं कवि भगवती चरण वर्मा जी से आपका परिचय करवा दूं। कवि भगवती चरण वर्मा हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि हैं। एक बहुत बड़ा नाम है भगवती चरण वर्मा। 30 अगस्त सन 1903 में 30 अगस्त सन 1903 में भगवती चरण जी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? सन 1903 30 अगस्त को भगवती चरण वर्मा जी का जन्म हुआ था। सन 1903 30 अगस्त। कहां हुआ था? उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर गांव में। ठीक है। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीए की पढ़ाई और फिर उसके बाद एलएलबी की पढ़ाई, भगवती चरण वर्मा जी ने बीए की पढ़ाई और एलएलबी की पढ़ाई इलाहाबाद से की थी, और इलाहाबाद से ही उन्हें बीए की डिग्री और एलएलबी की डिग्री प्राप्त हुई थी। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, भगवती चरण वर्मा जी शुरुआत में प्रारंभ में कविता लेखन पर ध्यान दिया था। जब उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में लिखना आरंभ किया, तब उन्होंने ज्यादातर लेखन, ठीक है, पद्य विधा में क्या था। यानी शुरुआती दौर में प्रारंभ में भगवती चरण वर्मा जी ने कविताएं लिखना आरंभ किया था। कविता लेखन पर उन्होंने ध्यान दिया था, लेकिन बाद में परवर्ती समय में उन्होंने उपन्यास लेखन के प्रति अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने बहुत अच्छे उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, चित्रलेखा बहुत बड़ा उपन्यास है। हम पढ़ेंगे, जब उनकी कृतियों के बारे में हम आलोचना करेंगे, मैं बताऊंगा। बहुत सुंदर सुंदर और महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। तो ये उपन्यास लिखने का जो इरादा था, ये बाद में आया। उन्होंने पहले कविताएं लिखी, और कविता लिखने के बाद, यानी उन्होंने उनका हिंदी साहित्य विधा में उनका आविर्भाव हुआ था कवि के रूप में। लेकिन कविताएं लिखने के बाद उन्होंने उपन्यास लेखन में अपनी पूरी रुचि दिखाई। वे सिर्फ उपन्यास ही लिखने लगे। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे, हिंदी अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने साहित्य को समृद्ध किया। हिंदी साहित्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। इसके अलावा भगवती चरण वर्मा जी ने फिल्मों में भी काम किया। इसका यह मतलब नहीं कि वे हीरो बने या विलेन बने, नहीं। हीरो विलेन, नायक खलनायक की बात नहीं है। ठीक है, मतलब लिखने का काम,
आप लोग जानते हैं कि फिल्मों में स्क्रिप्ट होता है, संवाद लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो ये फिल्मों में लिखने का काम किया था, फिल्मों में काम किया था भगवती चरण वर्मा ने। उसके बाद पत्रकारिता में भी उन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया। पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी लेखनी के माध्यम से पत्रकारिता की विधा को भी उन्होंने समृद्ध बनाया और काफी समय तक वे आकाशवाणी रेडियो में भी काम किया है। उन्होंने काम किया था काफी समय तक, एक लंबे समय तक उन्होंने आकाशवाणी, ठीक है, आकाशवाणी रेडियो केंद्र में भी उन्होंने काम किया था, रेडियो टॉक दिया था। उनकी जो रचनाएं थी या जो कुछ भी वे लिख रहे थे, इन चीजों को वे रेडियो स्टेशन में जाकर, आकाशवाणी केंद्र में जाकर, ठीक है, उनका पठन करने लगे। इस प्रकार आकाशवाणी केंद्र में भी उन्होंने काफी समय तक सक्रिय रहे। बाद में राज्यसभा सदस्य की मानद उपाधि भी उन्हें दी गई। ठीक है, वे राज्यसभा के सदस्य भी थे, कवि थे, उपन्यासकार थे, हैं, फिल्मों में काम किया, पत्रकारिता में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आकाशवाणी केंद्र में भी उन्होंने एक लंबे समय तक काम किया। तमाम व्यक्तित्वों के बाद उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। इतने क्षेत्रों में काम करने के बावजूद भी भगवती चरण वर्मा जी राज्यसभा के सदस्य बने। उन्हें राज्यसभा के सदस्य की मानद उपाधि दी गई थी। अब आलोचना करते हैं उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में। चूंकि आप लोग कक्षा 8वीं में हैं, इसलिए मैं सविशेष जानकारी आप लोगों को देना नहीं चाहता। सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए कुछ गिने चुने रचनाओं का नाम मैं यहाँ आप लोगों को बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है, भगवती चरण वर्मा जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन मैं कुछ गिने चुने रचनाओं के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। महाकाल, महाकाल यह उनकी एक प्रमुख रचना है। कर्ण, ठीक है, कर्ण, महाकाल, कर्ण, मधुकर्ण और प्रेम संगीत। महाकाल, कर्ण, मधुकर्ण और प्रेम संगीत, ये कुछ उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और मैंने प्रारंभ में कहा था कि भगवती चरण वर्मा का आविर्भाव हिंदी साहित्य में एक कवि के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में वे एक उपन्यासकार बन गए। ठीक है, तो उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार भी हैं। चित्रलेखा, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं ये भी हैं, मैं जिनका नाम अभी लूंगा। चित्रलेखा, सबही नचावत राम गोसाई, ये भी एक रचना है उनकी एक कृति है, महत्वपूर्ण है। सबही नचावत राम गोसाई। उनकी और एक रचना है रेखा, सामर्थ्य और सीमा, संपूर्ण नाटक, सीधी सच्ची बातें, टेढ़े मेढ़े रास्ते, दो बांकें, वह फिर नहीं आई। ठीक है, ये सब उनकी एक एक प्रमुख रचना है। मैं और एक बार दोहरा देता हूं। चित्रलेखा, सबही नचावत राम गोसाई, रेखा, सामर्थ्य और सीमा, संपूर्ण नाटक, सीधी सच्ची बातें, टेढ़े मेढ़े रास्ते, दो बांकें, वह फिर नहीं आई। ये सब उनकी एक एक प्रमुख रचना है। इन रचनाओं के माध्यम से
इन रचनाओं के कारण आज भगवती चरण वर्मा हिंदी साहित्य विधा में मरकर भी अमर हैं। इन रचनाओं के बलबूते पर हिंदी साहित्य विधा में उन्हें अमरता प्राप्त हुई है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा भगवती चरण वर्मा जी के बारे में। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपने अद्भुत एवं महत्वपूर्ण योगदान हेतु उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया था। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास किया था। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में लेखन के क्षेत्र में उनकी जो अद्भुत क्षमता थी, उनका जो महत्वपूर्ण योगदान था, अपने अद्भुत एवं महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें सन 1961 में 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उनके कवि जीवन की, उनके उपन्यासकार जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि अपने अद्भुत एवं महत्वपूर्ण योगदान के कारण सन 1961 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिर्फ यही एक उपलब्धि नहीं थी उनके जीवन में प्राप्त, सिर्फ एक उपलब्धि यही नहीं थी, और एक उपलब्धि थी साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान से तो उन्हें सम्मानित किया गया, साथ ही साथ अपने महान कार्यों के लिए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया गया, और एक उपाधि से भी उन्हें विभूषित किया गया था। और वो कौन सी उपाधि थी? पद्म भूषण। इस प्रकार हिंदी साहित्य को समृद्ध करते करते, हिंदी साहित्य जगत को दिशा निर्देश करते करते, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में अपना अद्भुत एवं महत्वपूर्ण योगदान देते देते सिर्फ 78 साल की आयु में, सिर्फ 78 साल की उम्र में, यानी सन 1981 5 अक्टूबर सन 1981 में दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब हिंदी साहित्य जगत के एक मूर्धन्य कवि, एक मूर्धन्य कलाकार का देहांत हो गया। कब? सन 1981 5 अक्टूबर। लेकिन अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण, अपने लेखन के बलबूते पर, अपनी सृजनात्मकता के बलबूते पर उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। आज भी उनकी कालजयी रचनाएं उन्हें अमर बनाकर रखी हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था कवि भगवती चरण वर्मा जी के बारे में कवि परिचय। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले कविता का जो मूल भाव है, मूल भाव मैं पहले भी कह चुका हूं, हम कविता की पंक्ति की ओर नहीं जाएंगे। कविता जो है दीवानों की हस्ती, जो दीवानों की हस्ती है, पहले हमें समझना है कि दीवानों की हस्ती कविता का जो शीर्षक है, हम उसी शीर्षक पर बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कविता के शीर्षक की। कविता का शीर्षक क्या है? दीवानों की हस्ती। दीवाना, ये जो शब्द है, ये जो शब्द है दीवाना, आप लोग हजारों बार सुने होंगे। फिल्मों में गाने भी हैं, हाँ कि नहीं? बहुत सारे ऐसे गाने हैं, प्रेम संबंधी गाने हैं, जिन गानों में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, दीवाना। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं दीवाना किसे कहते हैं? हम किसे कहते हैं दीवाना? बहुत सारे अर्थ होंगे। देखिए,
फिल्मों में जो हीरो होता है वो भी दीवाना होता है। फिल्मों में जो हीरो होता है किसी लड़की के प्रेम में वह दीवाना होता है, उसे हम दीवाना कहते हैं। सही है, हाँ कि नहीं? कुछ दीवाने ऐसे होते हैं, अभी हाल ही में भारत सरकार ने टिकटॉक को बंद कर दिया है, हाँ कि नहीं? टिकटॉक में वीडियो बनाने के लिए कुछ लोग पागल हो गए थे। दीवाना मतलब पागल, दीवाना का अर्थ है पागल। लेकिन यहां पागल जो है वो पागल का गलत मतलब नहीं, गलत अर्थ नहीं होता। पागल मतलब जब एक इंसान, एक व्यक्ति किसी काम में 24 घंटे लगा रहता है और उसी काम को सफल बनाने में जी जान लगा देता है और उस काम की सफलता में ही वह अपने जीवन के लक्ष्य को ढूंढता है, तब उस स्थिति में उस इंसान को हम पागल कह सकते हैं। क्या पढ़ने वाले पागल नहीं है? कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो पढ़ने के लिए पागल होते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो खाने के लिए पागल होते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो घूमने के लिए पागल हो जाते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए पागल बनते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं, फिल्मों में होता है, किसी लड़की के प्यार में पागल हो जाते हैं, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो वतन के खातिर पागल होते हैं, देश प्रेम में पागल होते हैं। यहां दीवाना मतलब देश प्रेम में पागल होने वाला इंसान, जो इंसान जो वतन के प्रेम में, जो देश के प्रेम में पागल है। ठीक है, दीवाना मतलब देश प्रेम में पागल होने वाला इंसान। और हस्ती मतलब, देखिए हस्ती के भी कई सारे शब्द हैं, अर्थ हैं। हस्ती मतलब पहली बात है हाथी, हस्ती का अर्थ होता है हाथी यहां, लेकिन हस्ती का मतलब हाथी नहीं होगा। हस्ती का और एक मतलब है स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाला जो अग्रणी नेता होते हैं, हाँ कि नहीं? वैसे तो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन उन लोगों का भी एक नेता था जो लीड कर रहा था ग्रुप को, हाँ कि नहीं? तो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले अग्रणी नेता को भी हम हस्ती कह सकते हैं, लेकिन वह शब्द यहां भी उतना एप्रोप्रिएट नहीं है। तो हस्ती का मतलब क्या है? हस्ती का और एक मतलब होता है सामर्थ्य, वजूद, औकात। ठीक है, हस्ती का मतलब होता है सामर्थ्य, औकात, वजूद, सब एक ही है। सामर्थ्य, औकात, वजूद, हैसियत, इन सब का अर्थ एक ही है। और यहां इस कविता में दीवानों की हस्ती, यहां इस शीर्षक में दीवानों की हस्ती, इस शीर्षक में हस्ती का मतलब होता है औकात, हस्ती का मतलब होता है हैसियत, हस्ती का मतलब होता है सामर्थ्य, ठीक है, हस्ती का मतलब होता है वजूद, हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व। तो ये जो अस्तित्व, सामर्थ्य, वजूद, औकात, हैसियत, ये सारे अर्थ हो सकते हैं। इस कविता का जो शीर्षक है दीवानों की हस्ती, आप अस्तित्व ले लीजिए, आप सामर्थ्य ले लीजिए, आप औकात ले लीजिए, आप वजूद ले लीजिए, आप हैसियत ले लीजिए, इनमें से कोई सा भी अर्थ ले लीजिए, यह अर्थ यह ठीक बैठता है। लेकिन यहाँ हस्ती का मतलब हाथी नहीं है, और यहाँ हस्ती का मतलब स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले कोई अग्रणी नेता भी नहीं है। हस्ती का मतलब वही है, लेकिन यहाँ ठीक नहीं बैठता। यहाँ ठीक बैठता है औकात,
वजूद, हैसियत, सामर्थ्य, अस्तित्व। ठीक है, दीवानों की हस्ती। और दीवाना मतलब देश के वतन में पागल होने वाला, देश प्रेम में पागल होने वाला, देश की खातिर पागल होने वाला। ठीक है, यह है शीर्षक। अच्छा, इस शीर्षक को ऐसे क्यों रखा गया? दीवानों की हस्ती, दीवानों की हस्ती। दीवाना मतलब देश प्रेम में पागल होने वाला, हस्ती मतलब औकात। यानी ये जो दीवाने होते हैं, ये जो दीवाने होते हैं, इन दीवानों का कोई औकात नहीं होता। ठीक है, ये देश प्रेम में पागल होने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति देश प्रेम में मर मिटता है, देश की खातिर अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, उनकी औकात कुछ नहीं होता। लेकिन उनकी औकात किसके सामने कुछ नहीं है? किसके सामने? देश की महानता के सामने। ठीक है, उन दीवानों की औकात जो है वो देश की महानता के सामने कुछ नहीं है, तुच्छ है। उन महान सेनानियों ने भी स्वीकार किया, उन देशभक्तों ने भी स्वीकार किया। यहां तो कवि अपने मन की बात कहते हैं। इस कविता में कवि ने भी स्वयं स्वीकार किया है, हम दीवानों की क्या हस्ती। ठीक है, हम भले ही देशभक्त हैं, हम भले ही देश प्रेम में मर मिटने वाले इंसान हैं, हम भले ही वतन के खातिर अपना सब कुछ दांव पे लगा देने वाले इंसान हैं, लेकिन इस देश की सुंदरता, इस देश की महानता के सामने हमारी भला क्या औकात है? हम कुछ नहीं है देश की महानता के सामने, हम तुच्छ हैं, हम तुच्छ हैं। यानी देश की महानता एक तरफ और इन देशभक्तों की औकात एक तरफ। तो यहां कवि कहते हैं कि देश की, हमारे इस सुंदर देश की महानता के सामने हमारा अस्तित्व ही क्या है, हमारा वजूद ही क्या है, हमारा सामर्थ्य ही कितना है, हमारा हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है। यानी अपनी औकात से भी ढेर ऊंचा है इस देश की महानता। यानी देश की महानता के सामने यहां देशभक्त अर्थात कवि अपने औकात को भी तुच्छ समझता है। ठीक है, तो यह है कविता के शीर्षक की सार्थकता। कवि, इस कविता में कुल 6 पंक्ति हैं, कुल 6 पंक्ति हैं और प्रत्येक पंक्ति बहुत ही सुंदर है। जब आप पढ़ेंगे हर एक पंक्ति आपका मन पुलकित हो जाएगा, आप आनंदित हो जाएंगे। ऐसा रस है इसमें, देश प्रेम की भावना से यह कविता पूरा ओतप्रोत जड़ित है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कहीं हमारा व्यक्तित्व भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हम वर्तमान तो हम काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, यहां तो वास्तविकता की बात की गई है। कैसा होता है जीवन, क्या है जीवन में खुशियां, हाँ कि नहीं, जीवन की प्रासंगिकता क्या है, किस प्रकार का जीवन हमें जीना चाहिए, हर एक चीज इस कविता में कुट कुट कर भरी हुई है, समाहित है कविता में। इतना सुंदर कविता, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत जड़ित, जीवन का पूरा मायना आपको बता देगी इस कविता में, सब कुछ है। तो हम पंक्तियों पर जाने से पहले, पंक्तियों की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कविता का जो कविता की जो मधुरता है, कविता की जो सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को मैं आप लोगों को एक बार सुनाना चाहूंगा। सस्वर वाचन मैं करूंगा अभी। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस अर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। किस अर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। दो बात कही दो बात सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी सी ओर पर, हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। कितनी माधुरता है इस कविता में, बहुत सुंदर। ये तो मेरे हिसाब से जिस प्रकार मैंने हो सका मैंने सस्त्र वाचन किया। आप लोग भी घर में कविता का सस्त्र वाचन कीजिए। सही में दीवानों की हस्ती एक बहुत ही सुंदर कविता है और इस कविता को आप घर में पढ़िए। उस कविता के तहत तक आप जाने का प्रयास कीजिए। देखना कविता की जो भावनाएं हैं वो आपके दिल को छू जाएगी। बहुत ही सुंदर कविता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने हम दीवानों की हस्ती कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की। कविता का जो शीर्षक था दीवानों की हस्ती, ठीक है, कविता का शीर्षक क्यों रखा गया, उस शीर्षक की सार्थकता पर भी हमने थोड़ी सी जानकारी हासिल की और अंत में मैंने कविता का सस्त्र वाचन किया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगली कक्षा में, अगले वीडियो में हम सीधे कविता की पंक्तियों पर जाएंगे। ठीक है, तब तक मैं रहता हूं। धन्यवाद।